हेलो गाइस, वेलकम यू टू कायरा क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट चैप्टर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को। थैंक यू। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से हमें समझ में क्या आता है? हमारे जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं दिल का धड़कना, फॉर एग्जांपल दिल का धड़कना जब तक चलता रहता है जब तक उसे सिग्नल मिलता रहता है ब्रेन से। ओके, तो इस तरह से जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि जहाँ पे आपका जो दिल है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है और ब्रेन जो है वो आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है। लेकिन तब भी ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो दिल तभी काम करेगा जब उसे सिग्नल देगा ब्रेन। Living organisms respond to various stimuli like heat, light, cold, touch, pressure, etc. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, ये क्या करते हैं? कुछ स्टिमुलाई मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स के रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं अपना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हीट गर्मी, लाइट है, कोल्ड है, मतलब कोई कुछ टच हुआ है या कोई प्रेशर ज़्यादा है, तो ये सब क्या है आपके? ये अलग अलग तरह के स्टिमुलस हैं, या स्टिमुलस कह सकते हो, या एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनके उस पे रिगार्डिंग ये अपना जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। अब जैसे आपने देखा होगा, जब भी कोई गर्म चीज़ आप छू लेते हो तो आप एकदम से अपना हाथ जो है हटा लेते हो, तो ये भी एग्जाम्पल है। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स देखते हैं हम। इट इज ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम्स। अब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस तरह से एनिमल्स में होता है? तो ये दो मेन सिस्टम्स की मदद से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें होता है। फर्स्ट है नर्वस सिस्टम और सेकंड है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब ऑब्वियसली उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब इन्वॉल्व होगा, नर्व्स इन्वॉल्व होंगी। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूं तो इसमें आपके ग्लैंड्स, हार्मोन्स आ जाते हैं। ओके, नर्वस सिस्टम देखते हैं आप। तो नर्वस सिस्टम में है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और एंड अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स। बहुत सारी नर्व्स होंगी इसमें प्रेजेंट। अच्छा, फंक्शन क्या है नर्वस सिस्टम का, ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट। सबसे पहले क्या होता है? एनवायरनमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसे लेता है। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है? एनवायरनमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसे वो लेता है, रिसीव करता है। सेकेंड, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, जिसे कहते हैं स्टिमुलाई रिस्पॉन्स। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि जैसे कोई आप गर्म चीज़ छू रहे हो तो फिर आप हाथ हटा लेते हो एकदम, तो ये एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट हो गया हमारा स्किन। ठीक है, तो अगर इंफॉर्मेशन आपको अलग अलग बॉडी पार्ट से मिल रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई रिस्पॉन्स। उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस या एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व है और फिर उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो? आपकी बॉडी या बॉडी पार्ट रिस्पॉन्स दे रही है। जैसे कि एग्जाम्पल पे हीट या फिर कुछ भी हॉट चीज़ आपने छुई और आपने अपना हाथ हटा दिया, और हाथ हटा दिया मतलब उसके अंदर स्किन आ गया, स्किन के पे रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये आपका आता है स्टिमुलाई रिस्पॉन्स में। नेक्स्ट है टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स। नर्वस सिस्टम का और तीसरा फंक्शन ये है कि मसल्स और ग्लैंड्स के थ्रू क्या करते हैं? वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, तो मसल और ग्लैंड्स के थ्रू जो फंक्शन है वो परफॉर्म करना उनके अकॉर्डिंग। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं नर्वस सिस्टम में। पहली है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? Any change in environment to which the organisms respond is called stimulus. Example, touching a hot plate. Stimulus क्या होता है? Environment में कुछ change हुआ, कोई भी change हो सकता है जिससे organism response दे,
ऑर्गेनिज्म की बॉडी रिस्पॉन्स दे या ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करे, उसे कहते हैं स्टिमुलस। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था टचिंग अ हॉट प्लेट। एक गर्म प्लेट को अगर आप छूते हो तो आप एकदम से अपना हाथ हटा देते हो, तो वो जो गर्म हॉट जो है या हॉटनेस जो है यहाँ पे वो स्टिमुलस है। ओके, एक्सटर्नल फैक्टर है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स, द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू अ स्टिमुलस। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है? रिएक्शन। किस तरह से हमारी बॉडी किसी भी जब कोई स्टिमुलस प्रोवाइड हुआ तो वो किस तरह से रिस्पॉन्स दे रही है, किस तरह से रिएक्ट कर रही है उस स्टिमुलस के दौरान, तो उसे क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। यहाँ पे स्टिमुलस वही है, हॉटनेस या कोई गर्म चीज, तो हमारी बॉडी ने क्या रिएक्शन दिया? अपना हाथ वहां से हटा लिया। तो द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू अ स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस मिल रहा है तो उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो क्या रिस्पॉन्स दे रही है हमारी बॉडी, या बेसिकली सिंपल क्या रिएक्शन दे रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल, विड्रॉल ऑफ आवर हैंड ऑन टचिंग हॉट प्लेट। अब कोऑर्डिनेशन जानने की कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है। The working together of various organs of the body of an organism in a proper manner to produce appropriate reaction to a stimulus is called coordination. जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब सिग्नल्स मिलते हैं और वो अपना काम जो है वो करते हैं, मतलब अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का यही मतलब होता है द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स का काम करना, एक साथ काम करना। ठीक है, तो वही जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में क्या है? बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और जब वो ऑर्गन्स एक साथ अपना काम करेंगे एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर ढंग में, जिससे वो एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स या रिएक्शन जो है एक स्टिमुलस के लिए कर सकें। ओके, तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोई भी स्टिमुलस अगर प्रोवाइड हो रहा है, मिल रहा है, तो पूरे सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में काम करके क्या करते हैं? एक रिएक्शन बनाते हैं या एक रिस्पॉन्स देते हैं उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, और उसी को क्या कहते हैं हम? कोऑर्डिनेशन। अब देखते हैं रिसेप्टर्स क्या होता है। रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? सिंपल अगर मैं कहूँ, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या होते हैं? नर्व सेल्स आपके न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, तो जो न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर उनके दे आर बेसिकली उनके टिप्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड होती हैं। वो न्यूरॉन्स की जो टिप्स होती हैं या नर्व सेल्स की जो टिप्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं, और उन्हीं को क्या कहते हैं हम? रिसेप्टर्स, जो कि क्या करती हैं? इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करती हैं, मतलब पहचानती हैं। ओके, तो रिसेप्टर्स बेसिकली क्या है? ये स्पेशलाइज्ड टिप्स हैं नर्व सेल्स की या न्यूरॉन्स की, जो कि क्या करती हैं? इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करती हैं। जो भी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से आ रही है तो वो उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन्स। जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली जैसे फर्स्ट है आपका फोनो रिसेप्टर्स। अब यहाँ पे ना मैंने आपको अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स बताए हैं और साथ में उनके ऑर्गन्स बताए हैं कि किस ऑर्गन से कौन सा रिसेप्टर जो है वो जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल फोनो रिसेप्टर्स की अगर मैं बात करूं, फोनो रिसेप्टर्स बोलूं या फिर ऑडिटरी रिसेप्टर्स भी इसे बोल सकते हैं, तो इसका जो सेंस ऑर्गन है वो है आपका ईयर। ओके, और जो ईयर है बेसिकली ये किसमें हेल्प करते हैं? ये आपको सुनने में हेल्प करते हैं, उस मतलब हियरिंग में हेल्प करते हैं। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है आपका बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड भी कौन करता है? आपका फोनो रिसेप्टर्स, और सेंस ऑर्गन इसका क्या है? ईयर। देन नेक्स्ट है आपका फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स मतलब देखने, मतलब जो रिसेप्टर्स हमें देखने में हेल्प करते हैं उसे मैं कहती हूँ फोटो रिसेप्टर्स। ऑब्वियसली देखते हैं आप किसकी मदद से? आप आईज की मदद से एनवायरनमेंट को देखते हो, सराउंडिंग को देखते हो, तो इसका मतलब ये क्या है? फोटो रिसेप्टर्स। सेंस ऑर्गन इसका क्या हो गया? आईज हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है? विजुअल स्टिमुलस। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो विजुअल है, जिसे आप देख सकते हो, तो वो क्या होता है? आपका फोटो रिसेप्टर। थर्ड है आपका थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर्स में आपका जो सेंस ऑर्गन आता है वो आता है स्किन।
ओके, थर्मो मतलब कोई भी अगर हीट आपको महसूस हुई, ठीक है, कुछ भी आपको कोई टच किसी ने किया वो आपको महसूस हुआ, कोई पेन है वो आपको महसूस हो रहा है, तो वो किसकी मदद से हो रहा है, वो स्किन की मदद से हो रहा है। और स्किन जो है वो सेंस ऑर्गन है, और जो इसका रिसेप्टर जो इसके साथ मतलब जुड़ा हुआ है, तो उसे मैं कहूँगी थर्मो रिसेप्टर्स। ओके, नेक्स्ट है ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स में क्या आता है आपका सेंस ऑर्गन नोज, मतलब आप किसी भी स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो स्मेल डिटेक्शन में क्या आता है आपका ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, और इसका जो सेंस ऑर्गन है वो है क्या आपका नोज। और जो रिसेप्टर्स नोज के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मैं कहूँगी ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। और फाइनली जो आपका रिसेप्टर आ रहा है वो है आपका गस्टेटरी रिसेप्टर, जो कि किससे मतलब अगर मैं कहूँ इसका सेंस ऑर्गन की बात करूँ तो वो आपका टंग है। टंग के साथ ये कनेक्टेड है, ये गस्टेटरी रिसेप्टर या प्रोवाइडेड होते हैं, और ये क्या हेल्प करते हैं टेस्ट डिटेक्शन में। कैसा टेस्ट है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तो ये सब जो है ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो हैं वो टेस्ट डिटेक्शन प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो न्यूरॉन मैंने अभी आपको बताया था एक नर्व सेल है। जैसे मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस में बताया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम जब पढ़ाया था कि वहां पे जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है वो आपका क्या था, नेफ्रॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है, बेसिकली न्यूरॉन एक नर्व सेल है, नर्व सेल है, ब्रेन का एक फंक्शनल यूनिट अगर मैं कह सकूं, आपका ब्रेन का फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। ओके, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है आपका, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और बहुत तरह की नर्व्स बना रही हैं, तो उसका ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाता है। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे सेल की बात करते हैं कि सेल क्या है, तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, ऐसे ही जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसका है, नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन्स ऑल्सो नोन एज नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स। न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स भी कह सकते हैं, नर्व फाइबर्स भी कह सकते हो, आर इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स इन द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये नर्वस सिस्टम में अगर जो सेल्स हैं वो एक्साइटेड फॉर्म में हैं, और वो एक्साइटेड कैसे हैं, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स हैं, तो मैं उसे क्या मतलब इम्पल्स है बेसिकली, ठीक है, तो मैं उसे क्या कहती हूँ, न्यूरॉन कहती हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर डेवलप है और इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप है, तो वो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड तो होंगे ही होंगे सेल्स, तो उसी को क्या कहती हूँ मैं, न्यूरॉन। दैट फंक्शन टू प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं यही इनका क्या फंक्शन होता है कि ये इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करें और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करें, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए। Next, in vertebrate animals, neurons are the core components of the brain, spinal cord and the peripheral nerves. Vertebrate animals, vertebrate मतलब क्या होता है, जिनमें vertebral column मिलेगा आपको, ठीक है, बैकबोन मिलेगी, तो उन एनिमल्स में न्यूरॉन्स जो है एक कोर कंपोनेंट होता है, ठीक है, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का और पेरिफेरल नर्व्स का। ओके, नेक्स्ट है द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूरॉन आर द सोमा, cell body, the axon, a long slender projection that conducts electrical impulses away from the cell body, dendrites, tree-like structures that receive messages from other neurons. अगर मैं सिंपल अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करूं या कंपोनेंट्स की बात करूं कि न्यूरॉन किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो पहला है सोमा, जिसे कहते हैं सेल बॉडी। सेकंड है एक्सॉन, एक लॉन्ग स्लेंडर प्रोजेक्शन दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो एक्सॉन क्या करता है, एक बहुत लंबा सा आपको प्रोजेक्शन जैसा दिखेगा, ठीक है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस जनरेट होती हैं उन्हें वो कंडक्ट करता है सेल बॉडी से, सेल बॉडी से दूर ले जाता है। ओके, तो वो उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को बेसिकली क्या करता है, सेल बॉडी से दूर ले जाता है,
एक्सॉन। नेक्स्ट डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है? ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे ब्रांचिंग होती है ना ट्री में, तो डेंड्राइट्स जो है वो ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मैसेजेस जो है वो रिसीव करते हैं, लेते हैं दूसरे न्यूरॉन से। तो पहला है आपका सेल बॉडी सिंपल, देन एक्सॉन। एक्सॉन का क्या काम है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कंडक्ट कराना, ठीक है, सेल बॉडी से दूर। ओके, देन डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है? आपके वही ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स देखेंगे इसमें आपको, और ये क्या करते हैं? मैसेजेस को लेते हैं अलग अलग न्यूरॉन से। अब यहाँ पे देखते हैं न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट जो मैंने अभी आपको बताए थे। तो फर्स्ट डेंड्राइट अगर मैं देखूं तो इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक्वायर्ड होती है। सेल बॉडी और एक्सॉन का क्या काम होता है? इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इंफॉर्मेशन जो भी है, मैसेज, वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ट्रेवल करता है। देन सिनैप्स। सिनैप्स क्या होता है? पार्ट वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट न्यूरॉन बाय रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। सिनैप्स क्या होता है? सिनैप्स होता है वो पार्ट जहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है केमिकल मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आगे जो है वो ट्रांसमिट हो, आगे बढ़ता रहे वो मैसेज, दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचे बाय रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, और जो आपका जो मैसेज है वो दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है। ओके, एक्सॉन। द एक्सॉन नर्व फाइबर ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन जो एक नर्व फाइबर है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो सेल बॉडी, मतलब इट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से जो आपके सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, उनको उनकी ट्रैवलिंग में हेल्प करता है, उनको ट्रांसमिट कराने में हेल्प करता है, दूसरी जगह में पहुंचाने में हेल्प करता है। Then है dendrites. The dendrites are branching fibers that receive electrical signals from other neurons. अब आप यहाँ पे देख सकते हो, बेसिकली डायग्राम में भी शो है कि जो एक्सॉन है वो आपको मतलब एक लंबा सा स्लेंडर प्रोजेक्शन सा दिख रहा है, ठीक है, जिसका क्या काम है? जो सेल बॉडी में आपका जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ, पहुंचा, तो उसको सेल बॉडी से कहीं और ले जाने में हेल्प करता है आपका एक्सॉन। डेंड्राइट्स क्या है? डेंड्राइट्स आपको दिख रहे होंगे, ये ब्रांचिंग सी उस पॉइंट, मतलब एंड पॉइंट पे आपको ब्रांचिंग सी दिख रही होगी, तो इसको क्या कह रहे हैं हम? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है? ब्रांचिंग फाइबर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, मतलब लेते हैं दूसरे न्यूरॉन से। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं वो उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। द शेप ऑफ अ न्यूरॉन इज डिटरमाइंड बाय द जॉब इट डज। अब न्यूरॉन का जो बेसिकली शेप है वो कैसे पता चलता है? जो उसके काम से, ठीक है, जो भी वो जॉब परफॉर्म कर रहा है उसके काम से क्या होता है? उसका शेप डिटरमाइन होता है। Then synapse, the point of contact between the terminal branches of axon of one neuron with the dendrite of another neuron is called synapse. Synapse क्या होता है? तो synapse एक point of contact है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए, आपको बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर आपको सेल बॉडी दिख रही है, ठीक है, फिर आपको ये ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिन्हें डेंड्राइट कह रहे हैं, फिर ये जो आपकी ये सेल बॉडी है, ये फिर आगे जाके क्या हो रही है? एक स्लेंडर प्रोजेक्शन सा बना रही है जिसे एक्सॉन कह रहे हैं, एंड फाइनली लास्ट में आपको नर्व एंडिंग्स दिख रही हैं, ठीक है, जिसे मैं टर्मिनल ब्रांचेस भी कह सकती हूँ एक्सॉन का, ठीक है, तो इन्हें कहते हैं नर्व एंडिंग। तो सिनाप्स क्या होता है? ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसके बीच में है? टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन, मतलब जो ये नर्व एंडिंग है इनके बीच में, मतलब एक न्यूरॉन की जो ये नर्व एंडिंग है या टर्मिनल ब्रांचेस जो हैं एक न्यूरॉन की दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ, ओके, तो उसे हम कहते हैं सिनाप्स। तो सिनाप्स क्या है? बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर मैं एक न्यूरॉन ले रही हूँ तो एक न्यूरॉन के जो आपका नर्व एंडिंग है या फिर टर्मिनल ब्रांचेस जो हैं आपके एक्सॉन के, उसके बीच में, और दूसरा जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स के बीच में, ओके।
तो अगर उन दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है तो वो क्या बनाते हैं, सिनैप्स क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये है आपका बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। डायग्राम मैंने आपको नीचे शो कर रखी है। Reflex action is an automatic response of the body to a stimulus. Reflex action क्या होता है? Reflex action एक automatic response होता है बॉडी का, या automatic reaction कह सकती हूँ मैं बॉडी का, टू अ स्टिमुलस। कोई स्टिमुलस आपको मिल रहा है आपकी बॉडी को और बॉडी रिएक्ट कर रही है, बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, तो उसे मैं कहती हूँ रिफ्लेक्स एक्शन। एक और टर्म इसमें है ऑटोमैटिक। ऑटोमेटिक मतलब अपने आप। तो बेसिकली जो बॉडी अपने आप रिएक्शन दे रही है, रिएक्ट कर रही है उस स्टिमुलस के रिगार्डिंग, या रिस्पॉन्स दे रही है, तो उसे मैं कहती हूँ रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट प्लेट। जैसे ही आप कोई गर्म चीज छूते हो, आप सडनली हाथ हटा लेते हो। आप सोचते नहीं हो कि हाँ मुझे अब गर्म लग रहा है, अब मुझे हाथ हटाना चाहिए, मतलब माइक्रो या मिली सेकेंड्स में आप अपना हाथ वहां से हटा लेते हो। तो ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है जो अपने आप होता है। ओके, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन में दो टाइप के एक्शंस हैं, एक है वॉलेंट्री एक्शन, एक है इनवॉलेंट्री एक्शन। अब वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? वॉलेंट्री मीन्स इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ पर्सन। वॉलेंट्री का मतलब होता है, वॉलेंट्री एक्शंस का मतलब होता है वो एक्शंस या वो एक्टिविटीज जो हमारे कंट्रोल में हैं। like example writing, riding, eating, etc. तो जो भी एक्टिविटीज या फंक्शंस हमारे बस में है या हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि आप लिखना चाह रहे हो, थोड़ी देर बाद आप नहीं लिखना चाह रहे हो, तो ये आपके कंट्रोल में है। आपको कब मन कर रहा है कोई चीज करने का, कब आपका मन नहीं कर रहा है। ओके, लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? इट मीन्स इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ पर्सन। इनवॉलेंट्री का मतलब ये होता है वो एक्टिविटीज या वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हार्ट बीट, दिल का धड़कना। अब कोई चाहे कि दिल ना धड़के तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो उसके विल पे डिपेंड नहीं करता है कि वो क्या चाह रहा है, उसका डिजायर क्या है, ठीक है? तो जो आपके विल पे या आपके डिजायर पे निर्भर नहीं करते जो एक्शंस, उन्हें कहते हैं हम इनवॉलेंट्री। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, पलकों का झपकना, ठीक है? ये चलता रहता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अब आप चाहो कि पलके ना झपके, अब झपके, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस में, जिसमें इंसान का विल और डिजायर ये सब काम नहीं करता है, और ये जो है इंसान के बस में नहीं होते हैं ये एक्शंस। और वॉलेंट्री मतलब वही सिंपल, कि जब इंसान के विल के ऊपर या इंसान के डिजायर के ऊपर जो है ये, मतलब ये फंक्शंस बेस्ड हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है अब ये देख लेते हैं। द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्सेस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जैसे मैंने अभी आपको बताया था रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, तो जो डायग्राम या जो पाथवे रिफ्लेक्स एक्शन को शो करती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ओके, अब रिफ्लेक्स आर्क में जो है जो पाथवे है वो नर्व इम्पल्सेस या न्यूरॉन्स के थ्रू होती हैं। जैसे आपको इसमें आप देख सकते हो डायग्राम में स्टिमुलस दिख रहा है। स्टिमुलस मतलब कोई भी आप एक्सटर्नल फैक्टर प्रोवाइड कर रहे हो, एग्जांपल हीट, ठीक है? रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर ऑर्गन हो गया आपका स्किन, थर्मो रिसेप्टर जो मैंने आपको बताया था, ठीक है? देन फिर मैंने आपको दिखाया रिसेप्टर से जो सिग्नल है या जो आपका नर्व इम्पल्स है वो है सेंसरी नर्व्स, जिसने सेंस किया, ठीक है? तो वो सेंसरी नर्व्स कहाँ जा रही हैं मैसेज लेके? स्पाइनल कॉर्ड में। अब अब जो स्पाइनल कॉर्ड मैसेज भेजेगा, इफेक्टर ऑर्गन जो आपका इफेक्ट, जिस ऑर्गन को इफेक्ट किया है, मसल को जिस मसल को इफेक्ट किया है उस हीट ने, तो अब उस पे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैसेज लेके जाएगा थ्रू मोटर नर्व्स। ओके, एंड देन फाइनली क्या होगा? रिस्पॉन्स करेगी बॉडी, ठीक है? या विड्रॉल ऑफ हैंड, आप अपना हाथ हटा लोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, आपने गरम कुछ छुआ, ठीक है? छूने के बाद क्या हुआ? जो रिसेप्टर है जिसने महसूस किया, उसको सेंस किया, वो था स्किन, ठीक है? अब स्किन के थ्रू हुआ सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक गई,
ठीक है, मतलब वो इंफॉर्मेशन लेके मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में गई। अब स्पाइनल कॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन है कि अब करना क्या है, वो मोटर नर्व्स के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन में गया जो आपका मसल है, और फाइनली फिर क्या हुआ, रिस्पॉन्स दिया, क्या विड्रॉल ऑफ हैंड, हाथ को हटा लिया गया वहां से। ओके, तो ये फ्लो चार्ट है, ये एक डायग्राम है रिफ्लेक्स आर्क की या रिफ्लेक्स एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं। A reflex mechanism involves a receptor organ, an effector organ and some type of communication network. तो एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म की बात करूँ या फिनोमेना या प्रोसेस की बात करूँ तो उसके अंदर क्या क्या होता है, एक रिसेप्टर ऑर्गन होना चाहिए जो सेंस ऑर्गन जो सेंस कर सके, इफेक्टर ऑर्गन होना चाहिए जिसपे इफेक्ट हुआ हो उस स्टिमुलस का, और कुछ टाइप के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होने चाहिए, मतलब वही कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ओके, तो ये सब होना चाहिए। When a sensory receptor is stimulated, signals pass from it along a sensory neuron to the spinal cord. जब सेंसरी रिसेप्टर, कोई भी सेंसरी रिसेप्टर हो सकता है, मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, बहुत सारे रिसेप्टर्स बताए थे। तो कोई भी सेंसरी रिसेप्टर ने जब सेंस किया, सेंस कैसे हुआ, जब वो स्टिमुलेट हुआ, जब स्टिमुलेट कैसे हुआ, कुछ स्टिमुलस मिला उसको, तब जाके वो स्टिमुलेट हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब वहां से जो सिग्नल्स हैं वो पास होते रहेंगे। ठीक है, किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, जो सेंस जिन न्यूरॉन ने सेंस किया उस स्टिमुलस को, तो वो सिग्नल्स जो है वो पास होते रहेंगे, सेंसरी न्यूरॉन तक जाएंगे, देन फाइनली कहाँ जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड पे जाएंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, the message travels out of the spinal cord along a motor neuron to the effector organ. अब जो मैसेज है कि हमें करना क्या है, वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन। जहां पे सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा था, वहीं पे अब हमें करना क्या है, उस मैसेज को कौन लेके जाएगा, मोटर न्यूरॉन, कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से। ओके, तो मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है, अब स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके जा रहा है इफेक्टर ऑर्गन पे, जो इफेक्ट हुआ है, एग्जाम्पल कोई भी मसल और ग्लैंड, विच शोज द रिस्पॉन्स, जो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन शो करेंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे। सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड, सच अ पाथवे इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस पाथवे को कहते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। In most cases, however, the basic physiological mechanism behind a reflex is more complicated than the reflex arc theory would suggest. बहुत से cases है जिसमें जो basic physiological mechanism या process है reflex के पीछे, वो ज़्यादा complicated बताया गया है reflex arc। मतलब reflex arc तो मैंने simple way में आपको बताने की कोशिश की, लेकिन बहुत से cases में ऐसा माना जाता है कि ये ज़्यादा complicated है, theory है। Additional nerve cells capable of communicating with other parts of the body beyond the receptor and effector are present in reflex circuits. बहुत से एडिशनल नर्व सेल्स जो होते हैं उनमें कैपेबिलिटी या एबिलिटी होती है कम्युनिकेट करने की बॉडी के दूसरे पार्ट्स के साथ। ठीक है, बियॉन्ड द रिसेप्टर एंड इफेक्टर, रिसेप्टर और इफेक्टर तो होते ही हैं जैसे मैंने आपको बताया था अभी फ्लो चार्ट में, लेकिन उनके अलावा भी ये दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं जो कि रिफ्लेक्स सर्किट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। The nervous system of vertebrates, including humans, is divided into the central nervous system and the peripheral nervous system. जो human nervous system है या nervous system of vertebrates, vertebrates मतलब वही जिनके पास vertebral column है या फिर I can say backbone है। अब हम obviously हमारे अंदर भी backbone है, vertebral column है, तो इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो डिवाइडेड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिंपल सीएनएस कह दिया और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्या कहा, पीएनएस। The central nervous system is the major division and consists of the brain and the spinal cord. जो central nervous system है वो major division है
ओके। और इसमें क्या होता है, ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर मैं कहूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या किस चीज़ से कंप्राइज होके बना है, तो ब्रेन होता है एक और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। The spinal canal contains the spinal cord while the cranial cavity contains the brain. अब जो spinal canal है उसमें रहती है आपकी spinal cord और जो cranial cavity है उसमें रहता है brain। अब यहाँ पे फ्लो चार्ट देख लेते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू 3 सिस्टम्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, autonomic nervous system. Central nervous system short form CNS, peripheral nervous system PNS and autonomic nervous system ANS. ओके अब नीचे देखते हैं हम किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो CNS का है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके अब ब्रेन भी डिवाइडेड है पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। PNS देख लेते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो नर्व्स में डिवाइडेड है, मतलब दो नर्व्स से मिलके बना है। एक है क्रेनियल नर्व्स, एक है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से है और स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं। तो क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन जो कि 12 पेयर्स होती हैं प्रेजेंट, और स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं। माना जाता है 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो क्रेनियल नर्व्स वो जो ब्रेन से आ रही हैं, स्पाइनल नर्व्स वो जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं। ओके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये और डिवाइडेड है दो नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आगे देखते हैं ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानते हैं। इट इज इनक्लोज्ड इन क्रेनियम brain box and is protected by cerebrospinal fluid which acts as a shock absorber. ह्यूमन ब्रेन क्या होता है? ह्यूमन ब्रेन जो है बेसिकली आपको पता है, आप जितनी भी कैलकुलेशन करते हो, आप जो भी सोचते हो, सपने देखते हो, तो सारी एक्टिविटीज जो है वो ब्रेन से कनेक्टेड है। बॉडी के सारे जो सिस्टम्स हैं वो ब्रेन से कनेक्टेड हैं। ओके तो ब्रेन जो है बेसिकली एक बॉक्स में बंद रहता है। ठीक है, उस बॉक्स को क्या कहते हैं हम? क्रेनियम। तो ये ब्रेन बॉक्स कहलाया जाता है क्योंकि ब्रेन इसमें क्या होता है? सिचुएटेड होता है। एंड इज प्रोटेक्टेड बाय सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और एक फ्लूइड भी होता है इसमें प्रेजेंट। ठीक है, जो क्या करता है? हेल्प करता है प्रोटेक्शन में, जिससे अगर कोई शॉक लगता है तो उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है ये फ्लूइड। तो बेसिकली जो आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, तो ये क्या करता है? ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है कि अगर कोई शॉक कभी भी लगता है मतलब अगर ब्रेन को, तो वो जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है शॉक को। तो जो ब्रेन है, एक तो वो ब्रेन बॉक्स में है जैसे क्रेनियम कहते हैं, दूसरा प्रोटेक्शन कौन दे रहा है इसे? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड दे रहा है इसको प्रोटेक्शन। ह्यूमन ब्रेन हैज थ्री मेजर पार्ट्स और रीजन्स। फर्स्ट forebrain, then second midbrain and third hindbrain। तो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड्स में फ्लो चार्ट में बताया था कि ह्यूमन ब्रेन जो है, अगर मैं बात करूं तो तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है फोरब्रेन, देन मिड ब्रेन एंड थर्ड हाइंड ब्रेन। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कि फोरब्रेन क्या होता है। फोरब्रेन इसे कहते हैं सेरिब्रम। ओके तो फोरब्रेन जो है उसे मैं क्या कहूंगी? सेरिब्रम। Most complex specialized part of the brain is cerebrum or the forebrain। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या फिर सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड अगर मैं कहूँ ब्रेन का पार्ट कौन सा होता है, तो वो सेरिब्रम कहलाता है, या इसी को हम कहते हैं फोरब्रेन। ठीक है, अब फंक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है ये ब्रेन को। तो फर्स्ट थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो भी आप सोचते हो, ओके तो ये सोचने वाला काम जो है ये फोर ब्रेन करता है। सेकंड, कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस मैंने आपको बताया था, जो आपकी विल या डिज़ायर पे के अकॉर्डिंग चलते हैं। ओके तो ये सारे के सारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे आप राइटिंग, राइडिंग, ईटिंग। ओके ये सब क्या करता है? वॉलंटरी एक्शंस हैं ये जो आपके बस में हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए कौन सा पार्ट है ब्रेन का? फोर ब्रेन और सेरिब्रम।
थर्ड है स्टोर इंफॉर्मेशन मेमोरी। तो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करके रखता है ये सेरिब्रम, तो इसे कहते हैं मेमोरी। कहते हैं ना किसी की मेमोरी बहुत शार्प है, उसे बहुत पुरानी पुरानी बातें भी याद रहती हैं। ओके, तो इसका मतलब उसकी मेमोरी बहुत शार्प है, इसका मतलब उसका जो सेरिब्रम वाला पार्ट है वो बहुत एक्टिवेटेड है। ओके, देन सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर। ओके, इसमें जो है जो जैसे भूख लगना, जैसे पता चलता है कि अब मुझे भूख लग रही है या मुझे अब खाना खाना है, तो ये किससे एसोसिएटेड है? ये फोर ब्रेन के साथ ही ये वाली एक्टिविटी जो है एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है रिसीव्स सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड इंटीग्रेट्स इट। और फिर ये क्या करता है कि ये सेंसरी इम्पल्सेस जितने भी हैं उन सबको लेता है, रिसीव करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट से, और बाद में उन सबको जोड़ देता है, इंटीग्रेट कर देता है। नेक्स्ट पार्ट है ब्रेन का मिड ब्रेन, जो सेकंड पार्ट है। इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विद द हाइंड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है वो क्या करता है, जो फोर ब्रेन है और जो हाइंड ब्रेन है वो दोनों को जोड़ता है। इट इज द पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद विजन, हियरिंग, मोटर कंट्रोल, स्लीप, वेक, अराउजल, अलर्टनेस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। तो मिड ब्रेन का क्या काम होता है? मिड ब्रेन का फंक्शन कहाँ है? ये इट इज़ द पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये वो पोर्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो कि विजन में, जैसे हम देखते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, जो भी हमारे मूव करने वाले जितने भी हमारे हैंड्स और लेग्स, ये सब जो भी है, मोटर कंट्रोल, मूवमेंट कंट्रोल, और स्लीप, वेक, सोना, जागना, अलर्ट होना, और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके क्या रखता है आपका? मिड ब्रेन रखता है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये मिड ब्रेन परफॉर्म करता है। अब हाइंड ब्रेन देख लेते हैं। तो हाइंड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पोर्शंस, सेरिबेलम। अब सेरिबेलम का क्या फंक्शन है? मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो सेरिबेलम का क्या काम होता है? पोस्चर को मेंटेन करना बॉडी के, और बैलेंस को मेंटेन करना। सेकंड, इट कंट्रोल बॉडी मूवमेंट। जो आपकी बॉडी की मूवमेंट है उसको भी कंट्रोल करता है सेरिबेलम। सेकंड पार्ट है इसका मेडुला। मेडुला क्या करता है? इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस, एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर और सलाइवेशन। तो मेडुला क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, सलाइवेशन को कंट्रोल करना। थर्ड है इसका पार्ट पॉन्स। पॉन्स का क्या फंक्शन है? इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करना और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन हमारा प्रोसेस, हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसको रेगुलेट करना। ओके, अब नीचे आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रही होगी। तो ये पूरा ब्रेन है, और ब्रेन को तीन उसमें डिवाइडेड किया है मैंने, तीन पार्ट्स में। फोर ब्रेन देख सकते हो आप। ओके, तो फोर ब्रेन ये फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है। बीच में मैंने आपको मिड ब्रेन दिखाने की कोशिश की है, और देन नीचे की तरफ आप देखोगे हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब ये जो फोर ब्रेन है इसमें मैंने आपको बताया था सेरिब्रम है, ये पूरा जो भी आपको ये कॉइलिंग से दिख रही है सेरिब्रम वाला पार्ट है, और जिससे ये सराउंडेड है। ये देख रहे हो आप, ये जो पूरा जो आपका ब्रेन है ये सराउंडेड है, बोनी बॉक्स जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं क्रेनियम। ओके, या इसे कहते हैं स्कल, ये है स्कल। ओके, तो ये ब्रेन बॉक्स कह सकते हैं ये, या फिर इसे स्कल कह सकते हैं। ओके, तो ये है क्रेनियम। देन बीच में मिड ब्रेन दिख रहा है आपको। ओके, फिर आपको मिड ब्रेन के नीचे वाली साइड पे दिख रहा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है, और फिर नीचे और दिख रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर सबसे नीचे जाके देख रहे हो हाइंड ब्रेन दिखाया मैंने, ठीक है। हाइंड ब्रेन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पॉन्स देख सकते हो आप यहाँ पे, मेडुला देख सकते हो, सेरिबेलम देख सकते हो आप, जैसे ट्री, जैसे हम पेड़ बनाते हैं उसमें ब्रांचेस दिखाते हैं, तो सेरिबेलम ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। एंड देन आपको सबसे नीचे जाके एक छोटी सी ट्यूब दिख रही है जो ब्रेन से नीचे की तरफ आ रही है, इसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, द ह्यूमन ब्रेन इज द कमांड सेंटर फॉर द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब ह्यूमन ब्रेन क्या है? एक तरह से कमांड सेंटर है जो कमांड्स देता है, ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के लिए एक तरह से कमांडर, या फिर हम कह सकते हैं कमांड सेंटर है जो कमांड देता है, ऑर्डर देता है। इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स एंड सेंड्स आउटपुट टू द मसल्स। अब ये जो इनपुट है ये रिसीव करता है, जैसे स्टिमुलस जो भी स्टिमुलस आया बॉडी पे, तो उसने उसको सिग्नल के तौर पे रिसीव
किया, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन से या सेंसरी रिसेप्टर्स से, एंड सेंड्स आउटपुट और टू द मसल्स। फिर जो इफेक्टर मसल्स हैं, इफेक्टर ग्लैंड्स हैं, उस पे उन्होंने क्या भेजा, ब्रेन ने उसने भेजा आउटपुट। ओके, तो यही है, जैसे सिंपल अगर मैं बोलूँ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, तो ऐसे इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स एंड सेंड्स आउटपुट या रिजल्ट टू द मसल्स कि अब फाइनली बॉडी को क्या करना है। The human brain has the same basic structure as other mammal brains, but is larger in relation to body size than any other brains. जो ह्यूमन ब्रेन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम ही होता है दूसरे मैमल के ब्रेन से अगर मैं कंपेयर करूं, बट इज लार्जर इन रिलेशन टू बॉडी साइज। लेकिन वो अगर मैं बॉडी साइज के रिलेशन में बात करूं तो ये बड़ा होता है और दूसरे ब्रेन्स के मुकाबले। Brain is protected by a fluid called cerebrospinal fluid which acts as shock absorber, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। It has several layers called meninges. ये important है, इसके पास बहुत सारी layers होती हैं, तो इन layers को क्या कहते हैं हम, meninges. Spinal cord is enclosed in vertebral column. मैंने आपको नीचे की तरफ दिखाया था, ब्रेन के एकदम नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, वो था आपका स्पाइनल कॉर्ड, और ये फिर एक्सटेंड करती रहती है और क्या बनाती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ओके, या बैकबोन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन प्लांट्स, कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में हम क्या पढ़ेंगे, मूवमेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स में किस तरह से मूवमेंट होता है। तो जो मूवमेंट इन प्लांट्स है या प्लांट मूवमेंट है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। अगर मूवमेंट जो है प्लांट की ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, ग्रोथ फैक्टर पे अगर डिपेंडेंट है प्लांट की मूवमेंट, तो उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। और सेकंड वाला है मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। अगर प्लांट की मूवमेंट ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं है, वो ग्रोथ पे इंडिपेंडेंट है, निर्भर नहीं करता है, तो उसे मैं कहती हूँ नेस्टिक मूवमेंट। ओके, तो फर्स्ट वाला जो है आपका मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, जिसे ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट बेसिकली क्या है, इट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इसका क्या मतलब है, जैसे कुछ भी स्टिमुलस अगर प्लांट बॉडी को मिला तो प्लांट रिस्पॉन्स देगा, रिएक्शन देगा, तो रिएक्शन जैसे वो देगा तो वो मूवमेंट शो करेगा, और वो मूवमेंट क्या होगी, डायरेक्शनल होगी। मतलब उस मूवमेंट में आपको डायरेक्शन दिखेगा कि किस डायरेक्शन में वो अपनी मूवमेंट दिखा रहा है, तो वो होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। जो सेकंड है मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, उसमें मैंने आपको बताया इट इज द इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इसका क्या मतलब होता है, स्टिमुलस मिला और उसने बहुत जल्दी से क्या किया, रिएक्शन दिया प्लांट बॉडी ने, या बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स दिया। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें देखिए आप, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट। जैसे आपने सुना होगा पौधे का नाम टच मी नॉट प्लांट, जैसे छुई मुई का पौधा कहते हैं। तो जैसे आप उसको टच करोगे तो वो क्या करता है, अपनी लीव्स को ड्रॉप कर लेता है, मतलब वो सिकुड़ जाता है, अपनी लीव्स को बंद कर लेता है छूने पे। तो ये एक एग्जाम्पल है थिग्मोट्रोपिज्म का। थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है, थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब होता है जैसे ही टच हुआ प्लांट तो उसने क्या किया, मूवमेंट शो किया। तो थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब अगर मूवमेंट ड्यू टू टच है तो उसे हम कहेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। ओके, और ये किस उसमें आता है, किस मूवमेंट में आता है, तो ये है नेस्टिक मूवमेंट। ओके, अब जो आपका ट्रॉपिक मूवमेंट है, अब हम आगे देखेंगे उसमें अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस उनको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट्स मैंने दिखाए हैं। तो फर्स्ट है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, फोटो मतलब लाइट और ट्रोपिज्म मूवमेंट। तो मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, अगर लाइट की तरफ मूव कर रहा है प्लांट तो वो है फोटोट्रोपिज्म। सेकंड है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या होता है, मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी। जियो मतलब अर्थ, तो अगर अर्थ के टुवर्ड्स या ग्रेविटी के टुवर्ड्स वो अपनी मूवमेंट दिखा रहा है तो वो है जियोट्रोपिज्म। थर्ड है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म क्या होता है, मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल। एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब
टुवर्ड्स ओव्यूल। तो कीमोट्रोपिज्म, कीमो मतलब केमिकल्स, ओके, और अगर वो केमिकल्स के टुवर्ड्स मूवमेंट दिखा रहा है प्लांट तो उसे मैं कहूँगी कीमोट्रोपिज्म। इसका एग्जाम्पल है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। जो पॉलन ट्यूब है वो ग्रो करती है और ओव्यूल की तरफ बढ़ती है, तो ओव्यूल की तरफ वो क्या करती है, अपने आप को ग्रो करती है, तो मतलब केमिकल कुछ रिलीज हुआ होगा और तब जाके क्या हो रहा है, वो केमिकल के टुवर्ड्स जो है वो अपना मूवमेंट शो कर रही है। फोर्थ है आपका हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, इट इज द मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर। अगर प्लांट बॉडी वाटर के टुवर्ड्स मूवमेंट दिखा रही है, पानी की तरफ मूवमेंट दिखा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ये चार टाइप के डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं। एक है फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड हाइड्रोट्रोपिज्म। आगे देख लेते हैं नास्टिक मूवमेंट। अब नास्टिक मूवमेंट में एग्जांपल में मैंने आपको बताया था टच मी नॉट प्लांट, ओके, तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो उनकी। तो इस टाइप का दिखता है ये टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा जिसे कहते हैं। अगर मैं इसका साइंटिफिक नेम बोलूँ तो इसका साइंटिफिक नेम है माइमोसा पुडिका। तो जहाँ पे माइमोसा जो है वो है जीनस और जो पुडिका है वो है स्पीशीज। और मैंने आपको बताया जो एम है कैपिटल है क्योंकि जीनस है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जबकि स्पीशीज का फर्स्ट लेटर क्या होता है, स्मॉल। तो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द टच मी नॉट प्लांट, और जैसे हम कहते हैं छुई मुई का पौधा, ओके। और आप देख सकते हो जैसे ही उसे टच किया तो सेकंड फोटो में आप देख रहे हो उसने अपनी लीव्स जो हैं वो ड्रॉप कर ली हैं, उसने अपने आप को मतलब जो ये पौधा है ये सिकुड़ गया है। तो ये है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। एकदम से इसने क्या किया, बहुत जल्दी से रिएक्शन दिया। जैसे इसे स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब टच, हमने इसको टच किया, स्टिमुलस प्रोवाइड किया और इसने क्या किया, एकदम से रिस्पॉन्स दिया, बहुत जल्दी से इसने क्या किया, रिएक्शन दिया। तो ये है आपका नास्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल। ट्रॉपिक मूवमेंट देख लेते हैं। जो फर्स्ट था मैंने आपको बताया था फोटोट्रॉपिज्म, तो ये इसकी डायग्राम देख सकते हो आप। तो इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है, आप देख सकते हो लाइट दिख रही है आपको और जो प्लांट है वो थोड़ा बेंड कर रहा है लाइट की तरफ, सनलाइट की तरफ। तो ये क्या मतलब है इसका, जो प्लांट है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, ये लाइट के डायरेक्शन, जो लाइट का डायरेक्शन है उसमें वो अपने आप को मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में वो अपने आप को मूव कर रहा है जहां पे लाइट आ रही है। सेकंड है प्लांट शोइंग जियोट्रोपिज्म। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ हैं और जो स्टेम वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ है। तो जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी के टुवर्ड्स। तो ग्रेविटी के टुवर्ड्स तो आपने देखा है मिट्टी में आपको रूट्स मिलती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो जमीन के अंदर होती हैं, इसका मतलब वो टुवर्ड्स ग्रेविटी हैं। तो इसलिए मैं उन्हें कह रही हूँ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, बिकॉज वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स काम कर रही हैं, मतलब वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स अपना मूवमेंट शो कर रही हैं। जबकि जो स्टेम है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ, मतलब अर्थ से ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो उसे मैं क्या कहूंगी, ये ग्रेविटी के टुवर्ड्स नहीं, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है जो स्टेम है। तो ये क्या होता है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ओके। अब हार्मोन्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स व्हिच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरनमेंट। तो हार्मोन्स एक तरह के केमिकल सब्सटेंसेस कह सकते हो या केमिकल कंपाउंड्स कह सकते हो आप, जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है, जो कि ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करने में, मतलब किसी भी लिविंग बीइंग की ग्रोथ है, उसको डेवलप करना है, या फिर वो किस तरह से एनवायरनमेंट, मतलब अगर एनवायरनमेंट जैसा है उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स देगा, रिएक्ट करेगा, तो ये सब कौन कराता है, ये आपके हार्मोन्स हैं जो कि ये एक्टिविटीज परफॉर्म कराते हैं, ओके। तो ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्सेज या रिएक्शंस देने में हेल्प करते हैं। जो एनवायरनमेंट, मतलब जो भी एनवायरनमेंट, जैसा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, अपना मतलब रिस्पॉन्स देने में हेल्प करते हैं। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई हार्मोन्स की कि हार्मोन्स क्या हैं। अब हम देखते हैं प्लांट हार्मोन्स क्या है। प्लांट हार्मोन्स को एक और टर्म में बोला जा सकता है, मतलब एक और टर्म है प्लांट हार्मोन्स की, तो क्या कहते हैं उन्हें, फाइटो हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स, ओके। और कुछ मेन प्लांट हार्मोन्स यहाँ पे बताए गए हैं जो अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला मेन प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का क्या फंक्शन होता है, ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द स्टेम टिप
दैट प्रमोट्स सेल इलोंगेशन। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है जो कि स्टेम के टिप पे बनता है और क्या करता है, ये सेल को इलोंगेट या लंबा करने में मदद करता है, तो सेल की लंबाई बढ़ाता है। ओके, ऑक्सिन। सेकंड है आपका दूसरा मेन प्लांट हार्मोन जिसका नाम है जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन क्या है ये देख लेते हैं। जिब्रेलिन्स, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में GS भी कहते हैं, are plant hormones that regulate growth and influence various developmental processes, including stem elongation, germination, flowering, enzyme induction, and leaf and fruit senescence, जिसे कहते हैं फॉलिंग। अब जिब्रेलिन्स भी प्लांट हार्मोन्स हैं जो कि ग्रोथ रेगुलेट करता है, ठीक है, और भी अलग अलग तरह के डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में हेल्प करता है प्लांट के, ठीक है। इसमें ये स्टेम को इलोंगेट करने में हेल्प करता है, स्टेम को लंबा मतलब स्टेम को लंबाई देने में हेल्प करता है, जर्मिनेशन में हेल्प करता है, ओके, फ्लावरिंग में हेल्प करता है, और जो भी एंजाइम्स बनते हैं तो एंजाइम को इंड्यूस करने में हेल्प करता है, एंजाइम इंडक्शन में। और लीफ और फ्रूट के सेनेसेंस, मतलब जैसे लीफ अगर जैसे प्लांट बॉडी से हट के गिर जाती है या फ्रूट डिटैच हो जाता है प्लांट बॉडी से, जिसे कहते हैं सेनेसेंस, तो इसमें भी जिब्रेलिन हेल्प करता है। नेक्स्ट मेन हार्मोन है साइटोकाइनेंस। तो साइटोकाइनेंस सी के शॉर्ट फॉर्म जो है इसका, आर अ क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस फाइटोहार्मोन्स दैट प्रमोट सेल डिवीजन। तो साइटोकाइनेंस क्या हेल्प मतलब किस चीज में हेल्प करते हैं, ये सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, या सेल डिवीजन को एक और टर्म दी गई है जिसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ओके, तो सेल डिवीजन का क्या मतलब होता है, साइटोकाइनेसिस भी इसे कहते हैं सेल डिवीजन को। तो सेल डिवाइड करने में हेल्प करता है आपको साइटोकाइनेन, ओके, इन प्लांट रूट्स एंड शूट्स। तो प्लांट की जो रूट्स हैं और शूट्स में सेल डिवाइड कर रहे हैं, तो वो जो सेल डिवाइड कर रहे हैं वो किस हार्मोन की मदद से कर रहे हैं, वो साइटोकाइनेन की मदद से मतलब साइटोकाइनेन की मदद से वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को डिवाइड कर पा रहे हैं। They are involved primarily in cell growth and differentiation, but also affect apical dominance, axillary bud growth, and leaf senescence. सेल ग्रोथ में तो ये इन्वॉल्व होते ही हैं, और सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं, सेल को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये एपिकल डोमिनेंस को भी इफेक्ट करते हैं। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, इट इज द फिनोमेना वेयर बाय द मेन सेंट्रल स्टेम ऑफ द प्लांट इज डोमिनेंट ओवर, that is grows more strongly than other like stems। okay, तो इसका क्या मतलब होता है, जो दूसरी स्टेम्स हैं उसके मुकाबले जो मेन सेंट्रल स्टेम होती है वो ज़्यादा स्ट्रांगली या डोमिनेंट होती है दूसरी स्टेम्स पे, तो वो क्या करती है, वो ज़्यादा स्ट्रांगली ग्रो करती है। जो मेन स्टेम है प्लांट की वो ज़्यादा स्ट्रांगली ग्रो करती है दूसरी स्टेम्स के मुकाबले। ओके, ये होता है आपका एपिकल डोमिनेंस। एक्सिलरी बर्ड ग्रोथ क्या होती है, एक्सिलरी बर्ड ग्रोथ का मतलब होता है एक्सिलरी बर्ड होता है, इट डेवलप्स इन द एक्सल ऑफ अ लीफ ऑफ अ प्लांट। जो लीफ का जो मतलब जो प्लांट है उसकी लीफ है उसके एक्सल में अगर कोई बर्ड डेवलप कर रही है तो उसे कहते हैं हम एक्सिलरी बर्ड। सिंपल आप एक और नाम दे सकते हो, लेटरल बर्ड। ओके, फ्रॉम द नोड्स विच देन बिकम अ न्यू स्टेम। तो सिंपल सी बात है, एक्सिलरी बर्ड कहाँ से डेवलप करती है, तो जैसे नोड्स होते हैं बेसिकली स्टेम में, तो वो वहाँ पे डेवलप करती है और एक नया स्टेम बना लेती है। तो साइटोकाइनिन इसमें भी हेल्प करता है, एपिकल डोमिनेंस में भी हेल्प करता है, एक्सिलरी बर्ड ग्रोथ में भी हेल्प करता है, और लीफ का जो डिटैच होना या लीफ का गिरना उसमें भी साइटोकाइनिन का हेल्प है। लेकिन अगर मैं कहूँ मतलब जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है वो है सेल डिवीजन में, सेल को डिवाइड करने में ये हेल्प करता है साइटोकाइनिन, ठीक है। और सेल डिवीजन का दूसरा नाम क्या है, साइटोकाइनेसिस। देन द लास्ट वन इज एब्सिसिक एसिड। अब हम जो फोर्थ प्लांट हार्मोन है मेन वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का क्या काम है, एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ, कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स, स्ट्रेस हार्मोन। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है, ठीक है, लीव्स की विल्टिंग में हेल्प करता है,
ठीक है, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। इट प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग एडवर्स रफ कंडीशन। जो स्टोमेटा है उसको क्लोज करने में भी ये हेल्प करता है। सपोज कोई कंडीशन, सपोज एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, फेवरेबल नहीं है, रफ है, तो उस टाइम पे जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाता है। वो किसकी मदद से बंद होता है, किस हार्मोन की मदद से, तो वो है एब्सिसिक एसिड, देयर बाय रिड्यूसिंग द वाटर लॉस। अब जैसे ही स्टोमेटा आपका क्लोज हो गया तो वाटर का लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या होते हैं, किनको हार्मोन्स कहा जाता है? तो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स secreted by endocrine glands। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं। They are secreted in small amounts and may act in nearby places or distant places। ये छोटे छोटे अमाउंट्स में सिक्रीट होते हैं, या यू कैन से कि ये पास वाली जगहों पे भी अपना एक्शन दिखा सकते हैं और दूर जगहों पे भी अपना एक्शन दिखा सकते हैं। Do not take part in the reaction and are destroyed immediately। रिएक्शन में इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी भी रिएक्शन में और बहुत जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में। So, hormones are the chemical substances secreted by the endocrine glands and transmitted by the blood to the tissues on which it has a specific effect। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस कह सकते हो, केमिकल कंपाउंड्स कह सकते हो, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है और फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन के बाद ये कहाँ जाता है, ये ब्लड में जाता है, ब्लड से टिश्यूज में पहुंचता है जहां पे ये अपना एक स्पेसिफिक इफेक्ट दिखाता है। हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। बात की जाए ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स सिंपल मैं कह सकती हूँ, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो ग्लैंड्स वो हैं जहाँ पे कुछ सिक्रीट होता है, और वो सिक्रीशन किसका होता है, हार्मोनल सिक्रीशन होता है। ओके, तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड है तो जरूर उसमें कोई हार्मोन सिक्रीट हो रहा होगा, तो वो हार्मोन क्या है, सलाइवरी एमाइलेज, जो मैंने आपको बताया था डाइजेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, तो अब जो अगर मैं बात करूं ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे कि इस टेबल में मैंने आपको दिखा रखा है डिफरेंसेस बिटवीन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो फर्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं तो डक्ट्स एब्सेंट। डक्ट्स क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आपको डक्ट्स या आपको ट्यूब्स जो हैं वो देखने को जरूर मिलेंगी। सेकंड है सिक्रीट हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। थर्ड, सिक्रीटेड इन ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है कि जो वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है, उन्हें किसी ट्यूब की या किसी डक्ट की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, इट्स सिक्रीटेड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। इन्हें एक ट्यूब या एक डक्ट या एक पैसेज चाहिए होता है, रास्ता, जिसके थ्रू वो एक स्पेसिफिक टिश्यूज तक पहुंच सके, तो इट्स सिक्रीटेड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। फोर्थ वन है सिचुएटेड अवे फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो जहां वो अपना काम दिखाते हैं, जो उनका साइट ऑफ एक्शन है वो उससे दूर होते हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का क्या होता है, इट सिचुएटेड नियर द साइट ऑफ एक्शन। ये वहीं होते हैं, उनके पास होते हैं जहाँ पे उन्हें अपना एक्शन दिखाना है। तो वो सपोज किसी टिश्यू पे उन्हें अपना एक्शन दिखाना है, तो वो उस टिश्यू के पास ही आपको देखने को मिलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। आगे देखते हैं Some glands which act as both endocrine and exocrine। कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके से अपना काम करते हैं। तो इसका मतलब
अगर हम देखें तो फर्स्ट आपका ग्लैंड दे रखा है पैनक्रियाज। अब जो पैनक्रियाज है वो एंडोक्राइन फंक्शन भी शो करता है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी अपना शो करता है। तो एंडोक्राइन फंक्शन पैनक्रियाज का क्या है? प्रोड्यूसेस इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन। ओके, तो पैनक्रियाज आपका ग्लैंड है, इसका एंडोक्राइन फंक्शन क्या है कि ये इंसुलिन हार्मोन बनाता है, ग्लूकागॉन हार्मोन बनाता है। ओके, और एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है पैनक्रियाज का? इट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम जिसे कहते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज। मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? एंजाइम्स। तो एंडोक्राइन फंक्शन में पैनक्रियाज का क्या काम है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन को प्रोड्यूस करना, बनाना, जबकि इसका एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है कि ये एक एंजाइम बनाता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है जिसे हम कहते हैं पैनक्रिएटिक एमाइलेज। सेकेंड ग्लैंड जो है, जो दोनों की तरह काम करता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी देता है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी देता है, वो है टेस्टिस। ओके, मेल्स में पाया जाता है टेस्टिस, और इसका एंडोक्राइन फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूसेस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अब जो एंडोक्राइन फंक्शन है तो ऑब्वियसली हार्मोन बनाएगा, तो कौन सा हार्मोन बना रहा है? टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना रहा है, जो कि एक मेल हार्मोन है। और इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है तो ये क्या करता है? प्रोड्यूस मेल गैमीट्स, जिन्हें कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो जहां पे एंडोक्राइन फंक्शन इसका एक हार्मोन बना के हो रहा है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, वहीं पे इसका एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है? ये मेल गैमीट्स बनाता है, जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कह सकते हैं। ओके, देन थर्ड ग्लैंड है ओवरीज। ओवरीज फीमेल में मिलती हैं और इसका एंडोक्राइन फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूसेस हार्मोन एस्ट्रोजन। एंडोक्राइन फंक्शन क्या है इसका ओवरीज का? कि ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, और इसका एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट्स। ये फीमेल गैमीट्स को भी बनाता है जिसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो जहां पे ये एक हार्मोन एस्ट्रोजन एंडोक्राइन फंक्शन में दिखा रहा है, वहीं पे ये एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या बना रहा है? फीमेल गैमीट्स बना रहा है या रिप्रोडक्टिव सेल्स बना रहा है। नेक्स्ट, some important endocrine glands, the hormone they secrete and their function। अब हम देखेंगे, अब आप देखोगे कि कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के यहाँ पे नाम बताए गए हैं। ओके, कौन सा हार्मोन उससे रिलेटेड है, और जो हार्मोन वो सिक्रीट करते हैं बेसिकली वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके नाम दिए गए हैं और उनका क्या फंक्शन होता है बॉडी पे, तो ये पूरी टेबल में बताया गया है। तो फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड है मतलब ये डक्टलेस ग्लैंड है, इनमें कोई डक्ट नहीं होगा, ये डायरेक्टली हार्मोन जो है वो सीधे ब्लड में सिक्रीट करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करेंगे। अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि अपना हार्मोन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। तो फर्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन। फंक्शन क्या है? बॉडी ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स, इफ एक्सेस जाइजेंटिज्म, इफ लेस ड्वार्फिज्म। तो एक पिट्यूटरी ग्लैंड फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है या सिक्रीट कर रहा है? तो वो है ग्रोथ हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में GH। ग्रोथ हार्मोन ये क्या कर रहा है? सिक्रीट कर रहा है, और इसका क्या फंक्शन होता है इस हार्मोन का? कि बॉडी को ग्रोथ देता है, डेवलप करता है बोन्स को और मसल्स को। अगर ज्यादा सिक्रीट हो गया ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो मैं कह सकती हूँ बॉडी बहुत ज्यादा टॉल हो जाएगी, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो उस कंडीशन में मैं कहूंगी जाइजेंटिज्म। ओके, इफ एक्सेस, अगर ज्यादा आपको ये ग्रोथ हार्मोन अगर बॉडी में रिलीज हो रहा है, इसका क्या मतलब है? आदमी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा टॉल हो जाएगा, तो उससे को मैं क्या कहूंगी? जाइजेंटिज्म कंडीशन। अगर बहुत कम मात्रा में ये बॉडी में सिक्रीट हो रहा है तो क्या होगा? वो जो पर्सन है या जो वो इंसान है वो अब क्या हो जाएगा? वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसे मैं कहूंगी, उस कंडीशन को कहूंगी ड्वार्फिज्म। इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्मल सिक्रीशन होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए हार्मोन का सिक्रीशन बॉडी में और ना ही कम होना चाहिए। एक नॉर्मल या एडिक्वेट अमाउंट में जो है हार्मोन का सिक्रीशन होना चाहिए। सेकेंड एंडोक्राइन ग्लैंड है आपका थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? वो करता है थायरोक्सिन।
और इसका फंक्शन क्या होता है थायरॉक्सिन का कि इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। आपने सुना होगा कि अगर थायराइड ग्लैंड मतलब थायराइड ग्लैंड में अगर थायरॉक्सिन जो हार्मोन है अगर वो उसकी कमी है या फिर तो क्या होता है बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड है वो आयोडीन के अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी की बॉडी में आयोडीन कम है तो क्या हो जाता है, एक बीमारी हो जाती है जिसे हम गोइटर कहते हैं। अब गोइटर क्या होता है, आपने ज्यादातर देखा होगा लोगों को जिनकी जो गले हैं, थ्रोट वाला पोर्शन है गला, वो काफी फूल जाता है, ठीक है। तो वो इसी हार्मोन की कमी की वजह से होता है, जो हार्मोन है थायरॉक्सिन। ओके, और बेसिकली ये जो थायराइड ग्लैंड और थायरॉक्सिन ये आयोडीन जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ज्यादा है कम है बॉडी में। तो ये जो गोइटर है वो इस थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है और क्या हो जाता है तब जाके आयोडीन की कमी वगैरह कुछ हो जाती है और जो गला है वो फूल जाता है, जिसे हम कहते हैं उस डिजीज को कहते हैं गोइटर, ठीक है। तो एक और फंक्शन थायरॉक्सिन हार्मोन का ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। मतलब मेटाबोलाइज वही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने में हेल्प करता है। थर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन हार्मोन। दो हार्मोन्स रिलीज करती है पेनक्रियाज, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन। और इनका क्या फंक्शन होता है, ये ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, इंसुलिन का कब काम आएगा, इंसुलिन जब काम करता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसे नॉर्मल करने के लिए इंसुलिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है पेनक्रियाज से, ओके। लेकिन अगर ब्लड शुगर लेवल कम हो गया तो उस ब्लड शुगर लेवल को थोड़ा बढ़ाने के लिए, नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए कौन सा हार्मोन काम करेगा, ग्लूकेगॉन। तो बेसिकली इन दोनों हार्मोन्स का जो काम है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन का, वो यही काम है कि वो ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करें, ओके। इंसुलिन क्या करेगा, ज्यादा को कम करेगा, नॉर्मल लेवल पे लाएगा, जबकि ग्लूकेगॉन क्या करेगा, जो कम है उसे थोड़ा बढ़ा के नॉर्मल लेवल पे वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा या रेगुलेट करेगा। जो फोर्थ एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है टेस्टिस इन मेल्स। इनका हार्मोन जो है वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस जो है वो क्या बनाता है, वो एक मेल हार्मोन बनाता है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स लाइक डीप वॉइस, बियर्ड एटसेट्रा। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करता है, जो भी मेल कैरेक्टर्स, जो सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स हैं उनको डेवलप करता है, जैसे वॉइस बहुत डीप हो जाती है और मस्टैच और बियर्ड, दाढ़ी और मूछे, ये सब इन चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इनके डेवलपमेंट में, तो वो हार्मोन है आपका टेस्टोस्टेरोन। देन नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो है ओवरीज इन फीमेल्स, ओके। और जो ये ओवरीज है फीमेल्स में, ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूसेस हार्मोन एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है और इनका क्या काम होता है, इस एस्ट्रोजन हार्मोन क्या फंक्शन है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स। ये सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करती है, लाइक मैमरी ग्लैंड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये मैमरी ग्लैंड्स को डेवलप करती है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको मेंटेन करके रखती है, डेवलप करती है। जो 28 डेज की एक साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको मेंटेन करके डेवलप करके रखती है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखती है। तो बेसिकली ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ये सारे फंक्शन जो है मतलब डेवलप करके रखता है, डेवलपमेंट देता है इन फंक्शंस को और साथ में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे आप डायग्राम दे सकते हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स। एक तरफ मेल है और दूसरी तरफ फीमेल का स्ट्रक्चर है। तो मेल के स्ट्रक्चर में आपको सब एक जैसा ही मिलेगा, पीनियल ग्लैंड, ओके। कहाँ पे पिट्यूटरी आपको दिख रहा है, ये सब आपका जो ब्रेन है, हाइपोथैलेमस, ये वही मिलेगा। पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस दिख गया आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के नीचे है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। देन थायराइड ग्लैंड आपका कहाँ है, नेक में, थ्रोट वाले उसमें एरिया में। फिर पैराथायरॉयड उसके नीचे, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ओके। देन नीचे आपको दिख रहा है थाइमस, ओके। देन नीचे तो आपको दिखेगा पेनक्रियाज दिख रहा है आपको,
ओके और किडनीज दिख रही हैं, और ये किडनीज के ऊपर एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। ओके एंड देन सबसे नीचे जो है वो मैंने दिखा रखा है यहाँ पे डायग्राम में, ये है टेस्टिस। तो ये आपका मेल का स्ट्रक्चर बन गया। फीमेल का भी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, या मैं कहूँ आपको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग है। जैसे मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस आता है, वहीं पे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या मिलेगा, ओवरी। ओके तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अलग हैं, बाकी सब कुछ एक जैसा है, सारे ग्लैंड्स ओके ये सब एक जैसे ही हैं, बट दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे अलग है। अब हम डायबिटीज के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो डायबिटीज का कॉज क्या है, किस वजह से होता है? इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज दैट इज रिस्पांसिबल टू लोअर कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल्स। तो डायबिटीज क्यों होता है? डायबिटीज इस वजह से होता है, किसकी कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन। पेनक्रियाज जो आपका ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो क्या करता है, वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन जो हार्मोन है उसका क्या काम है, जैसे ही ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो गया उसको कम करने में या उसको कंट्रोल करने में कौन सा हार्मोन काम करता है, इंसुलिन। और इंसुलिन को कौन सिक्रीट कर रहा है, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड कर रहा है, वो है आपका पेनक्रियाज। ट्रीटमेंट इसका देख लेते हैं डायबिटीज का। कॉमन डायबिटीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय मेडिसिन, बट इन सीवियर केसेस इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन आर गिवन टू द पेशेंट्स। अगर कॉमन डायबिटीज है तो उसे तो आप मेडिसिन वगैरह से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ जाता है ब्लड शुगर लेवल, अगर केस काफी सीवियर है या ज्यादा थोड़ा रफ कंडीशन है, तब जाके क्या होता है, आर्टिफिशियली जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। पेशेंट्स को इंसुलिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं आर्टिफिशियली, जिससे वो अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसका फीडबैक मैकेनिज्म देख लेते हैं हम। The excess or deficiency of hormones has a harmful effect on our body. मैंने अभी आपको ये बताया था कि हार्मोन्स जो है वो उनका एक प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए, एक एडिक्वेट अमाउंट होना चाहिए। अगर ज्यादा हो रहा है हार्मोन बॉडी में तब भी गड़बड़ है, और अगर बहुत कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो भी गड़बड़ की बात है। तो इसका मतलब ये है एक्सेस ज्यादा, और अगर कमी है हार्मोन की तो इसका मतलब ये है कि बॉडी पे एक हार्मफुल इफेक्ट जो है वो जनरेट हो जाता है। Feedback mechanism makes sure that hormones are secreted in precise quantities and at right time. अब ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है बॉडी का, ये क्या करता है, ये हार्मोन्स, ये श्योरिटी देता है कि जो हार्मोन्स हैं वो प्रिसाइज क्वांटिटीज में ही जो है वो सिक्रीट हो। कम मतलब जितना चाहिए बॉडी को उतना ही हार्मोन सिक्रीट हो, उतनी ही क्वांटिटी में वो सिक्रीट हो, और सही टाइम पे वो सिक्रीट हो। आज की वीडियो में हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक था आपका एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। आपको आई होप कि समझ में आया हो ये चैप्टर। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट, क्वेरी, कुछ भी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।